हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। सो हम हिस्टोग्राफी के बारे में, इतिहास लेखन के बारे में पढ़ रहे थे। उस पर्टिकुलर सेक्शन पे मैंने आपको कई सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे। मेनली जो प्रोमिनेंट बुक्स है जैसे ई श्रीधरन और इग्नू के MHI03 एंड अदर सोर्सेज जहाँ जहाँ हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेफरेंसेस मिलते हैं, उन सब को मैंने कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी, स्पेशली जो रेलिवेंट पार्ट है आपके लिए वो। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके स्क्रीन में आपके सामने है। जैसा पहले आपको देखने को मिल रहा है, मैं आपको किसी भी तरीके से किसी भी तरह का PDF प्रोवाइड नहीं कर रहा या हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करता मेरे नोट्स की, राइट। सेकंड, आपको इम्पॉर्टेंट लिंक्स जो है विथ रिस्पेक्ट टू, इट्स नॉट बॉक्स, आई एम वेरी सॉरी, राइट। सो जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स की लिंक्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ठीक है, अब वहाँ से जाकर आराम से परचेज करके उन्हें पढ़ सकते हो। बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज ऑन बुक्स। थर्ड, अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है, 3 डॉट सेक्शन होगा ऊपर पे यूट्यूब सेक्शन पे, वहाँ पे जाइए, वीडियो क्वालिटी पे टैप करिए एंड बेस्ट रिजोल्यूशन का जो सेक्शन होगा, हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन, उसको सिलेक्ट करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Before starting our video lecture, as I always request you all to do like, comment, share and subscribe. अगर आप लाइक करोगे मेरे वीडियो लेक्चर्स को, मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तब आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड फर्दर मैं वीडियो लेक्चर्स लेकर आता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, क्वेरीज एंड फीडबैक आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो, शेयर करके दूसरे लोगों को जिनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए बट दे कैंट अफोर्ड, और उन्हें अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए इन जनरल भी, तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ ऑल फ्री फॉर यू गाइस। एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आए तो आपको उसके बारे में पता चलते रहे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। इसके बाद लेटर मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन है और एक मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन है जो इंडियन हिस्टोग्राफी को लेकर भी है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट सेक्शंस में, राइट। ओके, सो दिस वुड बी मे बी लाइक लंबा एक वीडियो हो सकता है, सो बेयर विथ मी। इन केस मुझे लगेगा कि लंबा वीडियो लेक्चर होते जा रहा है लेंथ टाइप वाइज, तो मैं आपको 2 सेक्शन में उसे डिवाइड करके पढ़ाऊँगा, बट आई इंश्योर यू जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो मोर देन इनफ होगा। ठीक, लाइक स्टार्टिंग विद द क्लासिकल मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। सो 1920 सेंचुरी में क्या होता है, हिस्टोरियंस जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी पे फोकस कर रहे थे। अब पॉजिटिव फिलॉसफी में फोकस करते करते कई सारे जो एक परसेप्शन है या अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं नैरो होती जा रही थी। अब बाद में जाके जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कोशिश करी कि हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे भी लेकर जाना है, जहाँ पे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स को हमें और एक्सप्लोर करना है, हमें और वैरायटी ऑफ डोमेन्स को एक्सप्लोर करना है, सो दैट हम ज़्यादा बेटर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझ सकें। ठीक है, यूटोपियन साइंस, राइट। अब यूटोपियन साइंस में क्या है कि यूटोपिया का मतलब हमें पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर से बताया, इन केस नहीं आपको पता तो मैं बताता हूँ। लेट्स गो विद द फ्लो। द टर्म यूटोपिया है ये ग्रीक टर्म, और ये ग्रीक टर्म इसका मतलब है वो चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जो अदरवाइज एक इमेजिनेशन है, जो आइडियली होना चाहिए या हो सकता है, बट वो करंट पर्सपेक्टिव पे या जो अवेलेबल सिचुएशंस है या फिर इन नियर फ्यूचर अगर होता है तो वो मिराकल से ही होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेट मी गिव एन एग्जांपल। यूनिवर्सल एजुकेशन एक यूटोपियन आइडिया, रिलीजियस हार्मनी एक यूटोपियन आइडिया, इन केस अगर वो होता है तो वो मिराकल से ही होगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। ठीक, सोशलिस्ट आइडियाज़ जो है, हम जो सोशलिस्ट आइडियाज़ की बात करते हैं उनका जो एक ट्रेडिशन है वो ज़्यादा लंबा है मार्क्स और एंजल्स के ट्रेडिशन से, बिकॉज ये बहुत नियर फ्यूचर में, नियर पास्ट में, नियर पास्ट में आपको देखने में देखिए सोशलिस्ट ट्रेडिशन जो है, सोशलिस्ट ट्रेडिशन क्या है, ये एक स्ट्रगल के बारे में बात करता है।
जो कि चलते आ रहा है उनके बीच में, जिनके पास रिसोर्सेज थे, पावर था और कहीं ना कहीं कंट्रोल डोमिनेशन था, अगेंस्ट और वर्सेस दोस्त जिनके पास कुछ भी नहीं था या जो हमेशा सबॉर्डिनेट रहे। ठीक, ऐसे ही हमें रिवॉल्यूशन जो है 1515 में भी देखने मिलता है पीजेंट का, 1647 में इंग्लिश में भी देखने मिलता है, एंड देन 1700 फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। मेन दो कारण है, आपको फोकस कर रहा था कि किसके पास रिसोर्सेज रहेंगे, एंड सेकेंडली ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी किसके पास वो रहेगी, राइट। थॉमस मोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बिकॉज यूटोपिया आइडिया एग्जिस्ट बहुत पहले से कर रहा था, बट उससे फोरफ्रंट में लाया गया बाय थॉमस मोर। उनके अपने वर्क में, जब उनका वर्क का नाम ही उन्होंने यूटोपिया दिया, तब जाके इसको ज़्यादा फोर्मलाइट मिला, या फिर कैसे तुम ज़्यादा हाईलाइट हुआ ये वर्ड। यूटोपियन सोशलिस्ट जो है वो एमर्ज होना शुरू हुए पैरेलली या इन अपोजिशन टू द कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस, सोशल एग्जिस्टेंस, उसके पैरेलली आपको देखने को मिलता है। एंड इसे खुद के अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, वी नो दैट, राइट। कई सारे पॉपुलर थिंकर्स हैं, इनके नाम ज़रूर याद रखना, सेंट साइमन, फूरर, प्रोदॉन, रॉबर्ट ओवन एंड विलियम विटिंग। ये सारे जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स है, इन सभी ने अपने अपने लेवल पे, अपने अपने लेवल पे अलग अलग टाइप्स के ऑल्टरनेटिव्स को प्रोवाइड करा है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने अपने ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड की विद अ बेसिक ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इन अ मोस्ट एफिशिएंट मैनर पॉसिबल, राइट। सेंट साइमन जो थे, उनका मानना ये था कि अगर हमें नेशन स्टेट, अब नेशन स्टेट क्या होता है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, बट मैं आपको इसी टर्म्स में बताऊँ। एक आइडिया होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इवन हम पॉलिटी में बेसिक डिस्टेंस बात करते हैं कि एक नेशन में क्या होता है, लाइक एक स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट एक जोग्राफिकल टर्म से बात की जाती है। जब एक बाउंड्री हो, लोग हो, गवर्नमेंट हो, ये सारी चीज़ें जब होती है तब हम उसे स्टेट कहते हैं। बट नेशन जब वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ दैट कि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसराइल। इवन इसराइल जब एग्जिस्ट नहीं करता था तो ज्यूश लोगों के बीच में एक काइंड ऑफ सॉलिडारिटी थी, काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस था नेशन का। स्टेट नहीं था उनके पास ज़मीन नहीं थी, राइट, इसराइल बनने से पहले। बट उनके पास एक वो फीलिंग थी कि हम बिलोंग करते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं। और जब आपका फॉर एग्जांपल इंडिया, एज एन आई एम एन इंडियन, ये मुझे फीलिंग आ रही है, आई हैव अ स्टेट, तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बनता है। आई नो इट्स बिट डिफिकल्ट, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो ईजी टर्म्स में, आई एम एन इंडियन एंड आई हैव अ कंट्री, ये ज़मीन जहाँ मैं रह रहा हूँ, ठीक है, ये नेशन स्टेट है। तो यहाँ मतलब क्या है कि अगर आपको चेंज लाना है नेशन स्टेट में तो आपको साइंटिस्ट्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट टू इफेक्टिव पावर, सो दैट कि वो ऐसे काम कर सके जिससे ज़्यादा बेटर सोशल बेनिफिट आए। ठीक, ये चीज़ था, व्हाट इज सोशल बेनिफिट टू कम। विलियम वेटिंग का मानना ये था कि डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट इंस्टीट्यूशन, लाइक इन्होंने क्या किया था, अगर हमें डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट इंस्टीट्यूशन लेके आना है फ्रांस में, इनका मानना ये था बिकॉज फ्रांस ऑलरेडी कई सारे ऑर्डर्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस को फेस कर रखा था। तो वहाँ पे विलियम वेटिंग का मानना था, वेटिंग का, कि लाइक इफ़ वी ब्रिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी तो उससे हम, लाइक इट वुड बी बेस्ट ऑपरेट मैनर कि हम उससे उन्हें डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट एसोसिएशन फ्रेमवर्क में ला सकते हैं। ठीक, देन मार्क्स एंड एंजल्स जो थे, इन्होंने कम्युनिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी की स्थापना करी। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिस्ट थ्योरीज है उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके, उनको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाया जा सके, राइट। हमारे पास जो पर्सन है, यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी, ये है एंजल्स, राइट, जो जो काइंड ऑफ एक गुरु रह चुके हैं मार्क्स के। मार्क्स का मानना ये था, जो आइडियाज़ प्रोवाइड किए गए थे यूटोपियन स्कॉलर्स के द्वारा, बिकॉज मार्क्स अपने आप में, बिकॉज हमें पता है कि वो पहले 1818 उनका जन्म हुआ, फिर वो जब लॉयर बनने के लिए जाते हैं एंड इवेंचुअली वो सोशल यूटोपियन सोशलिस्ट से ही इंस्पायर्ड होते हैं, बाद में जाके वो एंजल्स के आइडिया से इंस्पायर्ड होते हैं, एंड देन वो लॉ छोड़कर इवेंचुअली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो वाइडेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग है उसको सोचने की कोशिश करते हैं,
उस पर एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करते हैं। एंड इवेंचुअली हमें देखने मिलता है कि किस तरीके से उनकी एसोसिएशन होना, एक्वेंटेंस होना शुरू होती है एंजल्स के साथ, एंड इवेंचुअली वो एक अलग ही अपने स्ट्रीम पे चल जाते हैं, अपना एक रास्ता निकाल लेते हैं, जो इवेंचुअली लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिज्म, एंगलिज्म, दैट इवेंचुअली लेड टू कम्युनिज्म, राइट। सो मार्क्स का मानना ये था कि जो यूटोपियन सोशलिस्ट है उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, वो जो चीज़ें दे रही है वो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक चीज़ है, एंड दैट इज़ गुड। बट द what is the biggest, I would say, shortcoming or the limitation with those ideas are कि वो रास्ता नहीं बता पा रहे कि एग्जैक्टली कैसे करना है, सिंस देज आर नॉट साइंटिफिक। मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, एंड दैट इज़ वाई मार्क्स ये मानते थे कि हमें एक ऐसा अप्रोच चाहिए जो साइंटिफिक हो, जो पॉसिबली हम उसे प्रूव कर सके, एंड एक रास्ता ज़रूर होना चाहिए जिससे हम उसको अचीव कर सकें, ठीक है। एंड इनका मानना ये था कि सोशलिज्म हमेशा ये नहीं कि आपको मोरालिटी, लाइक वॉज नॉट अ मोरालिटी जो हमेशा आपको वर्च्यूज़ ऑफ लव, काइंडनेस एंड फैटर्निटी को शो करने की ज़रूरत है जी, लाइक ये हमेशा प्रिवेल करेगा, ये हमेशा बड़ा होता है, ग्रीड, क्राफ्ट, एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, ऐसी चीज़ों को शो करने की ज़रूरत है, ये मार्क्स का मानना था। मार्क्स के आइडियाज़ कैसे डेवलप होना शुरू हुए? अराउंड 1760 1770s इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एमर्ज होना शुरू करता है, खासकर इंग्लैंड में। इंग्लैंड वॉज अ पायनियर, बट जो एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंट्री के, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी एक जैसा होमोजीनियस यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हम देखने को नहीं मिला, बिकॉज कई सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे उसके कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में। हॉलैंड फॉर एग्जांपल, उसका एक ऐसा पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन था जहाँ पे इवन वो उसका ग्रोथ रैपिड था इन टर्म्स ऑफ एक ब्रिटेन, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रांस और जर्मनी, बिकॉज ऑफ द मोनार्की, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, वो रिस्ट्रिक्टिव थे, एंड इवेंचुअली उनको जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको देखने मिलता है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो बहुत ही स्लो था, ठीक है। अब मार्क्स के बारे में बात करते हैं, तो मैंने बताया 1818 में इनका जन्म होता है राइनलैंड प्रशिया में, इट वाज जर्मनी टुडे, सो प्रशिया बिफोर 1871, राइट। इन्होंने प्रिपेयर करने की कोशिश करी थी आपकी लॉ के लिए, बट इवेंचुअली वो इन्फ्लुएंस हो गए यूटोपियन सोशलिस्ट आइडियाज से एंड हेगल से। उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़ दी, देन वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं रेंज ऑफ इश्यूज़ को, जिसमें आता है कि किस तरीके से लोग जो है वो अलाइनेट हो रहे हैं, वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, किस वजह से, तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की वजह से। तो इनके ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं रिसर्च करने की कोशिश करी, इनके बारे में समझने की कोशिश करी, पढ़ाई करने की कोशिश करी। देन उन्होंने एक वर्क लिखा जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो बाद में के पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट से नाम से जाना भी गया। एंड इन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक आपको इनइक्वालिटी देखने मिलती है इस कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, खासकर लेबर कैपिटल रिलेशनशिप में। और उन्होंने बताया था कि 3 तरीके से लेबर अलाइनेट हो रहा है, पहला मटेरियल से, दूसरा वर्क एक्टिविटी से, तीसरा अपनी फेलो ह्यूमन बींग से, ठीक है। इनका व्यू ये था कि कैपिटलिज्म जो है वो एक इस तरीके के एलिनेशन को क्रिएट कर रहा है, लोग को इस तरीके से अलग कर दे रहा है, आइसोलेट कर दे रहा है, जो एक बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बिकॉज हमें पता है इंसान एक सोशल एनिमल है, उससे एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वॉट वी आर। बट बिकॉज कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आपको इंसान को अलाइनेट कर रहा है, तो बेसिक एग्जिस्टेंस का जो आइडिया है उसके कोर को वायलेट कर रहा है। ही वॉज कमिटेड कि उनको एक ऐसा थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में पहुंचना है जहाँ से वो क्लैरिफाई कर सके जो शॉर्ट कमिंग्स है कैपिटलिज्म में, एंड कहीं ना कहीं टू ब्रिंग सोशलिज्म एंड अप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन फॉर सच कॉन्ट्रोडिक्शंस, ठीक है। सीधा सा बात है कि कैपिटलिज्म के अपने कॉन्ट्रोडिक्शंस है और उनको रिजॉल्व करने के सोशलिज्म एक मार्ग हमें प्रोवाइड करता है। मैं बताया था, लाइक मैंने आपको, कि मार्क्स जो थे वो एंजल्स के ही स्टूडेंट, जिनका नाम था ब्रूनो बॉयर, उनके अंदर वो पढ़े थे। ब्रूनो बॉयर एक हेगल थे, ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं आपको देखने मिलता है, ये यंग हेगलिनियन के ग्रुप को बिलोंग लीडर थे उसको। बट मार्क्स और एंजल्स जो थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे, दोनों खुश नहीं थे ब्रूनो के आइडिया से। 10 आपको देखने मिलता है इनके बीच में अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने रास्ते पे चलने शुरू कर देते हैं। मार्क्स और एंजल्स से कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे एक प्रोमिनेंट वर्क है वो है द होली फैमिली और द क्रिटिक ऑफ द क्रिटिकल क्रिटिक।
1845 में लिखा गया था, राइट। यहाँ पे क्या करे ये, बिकॉज साइंटिफिक थॉट प्रोसेस पे बिलीव करना शुरू करते तो फिलोसफिकल आइडियलिज्म को ये क्रिटिसाइज करते हैं। ये एम्पिरिसिज्म पे फोकस करते हैं। एम्पिरिसिज्म इज लाइक क्वेश्चनिंग, कि आपको किसी ने बोला कि ये ट्रूथ है, इसका मतलब बस ये नहीं कि वो ट्रूथ है, क्वेश्चन करो। थर्ड, डायलेक्टिकल मेथड को बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया था। फोर्थ, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि प्रोलेटारिएट जो है वो ही आपका गड्ढा खोदेगा, किसका, कैपिटलिज्म का। द होली फैमिली में इन्होंने बोला था। 4-5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है जर्मन आइडियोलॉजी। इसे 1845 में लिखा गया था। हाउएवर इसको पब्लिश नहीं किया गया था, और इसके बारे में हमें रेफरेंस एक तो रशियन रिवॉल्यूशन में देखने मिलता है आफ्टर 1917, एंड सेकेंड आपका इससे पहले रेफरेंस देखें तो हमें देखने मिलता है प्रीफेस ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखा गया था। इसके प्रीफेस में हमें इसका रेफरेंस देखने को मिलता है। ये भी क्रिटिक है आइडियलिज्म का, एंड ये एक्सपोज करता है टू द कंटेम्पलेटिव नेचर ऑफ द फ्यूबाक मटेरियलिज्म, और इसको काइंड ऑफ इनइक्वालिटी या फिर इनकम्प्लीट मटेरियलिस्टिक एलिमेंट की तरह देखा गया। ये डिस्क्राइब करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है हिस्टोरिकल स्टेज इन रिलेशन टू द क्लास स्ट्रगल एंड सोशल कॉन्शियसनेस टू हेल्प टू कॉम्प्रीहेंड मूवमेंट इन हिस्ट्री। ये पहली बार इतिहास में हुआ है या किसी इतिहास स्टेज में हुआ है जहाँ पे आप रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हो क्लास स्ट्रगल का और सोशल कॉन्शियसनेस का, जो हेल्प कर रहा है आपको ये समझने में कि क्लास स्ट्रगल कैसे हुआ या मूवमेंट्स कैसे हुआ पूरे इतिहास में। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1848 में इसको लिखा गया था। 3 सेक्शन है इसमें, ऐसे 3 नहीं, सॉरी 4 सेक्शन है इसमें। पहला सेक्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है कि हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एज अ सक्सेशन ऑफ मास सोसाइटीज इन स्ट्रगल। इतिहास में आपको कई सारे इतिहास जो समाज देखने मिलते हैं उसमें एक के बाद एक एलिमेंट हो रहे हैं, जिसमें आपको मास सोसाइटीज़ भी देखने मिल रहा है और स्ट्रगल भी देखने मिल रहा है। पहला सेक्शन में डिफाइन है। सेकेंड सेक्शन में जो है वो किस तरीके से कैपिटलिज्म का सेपरेशन होता है बिटवीन बुर्जुआजी एंड प्रोलेटारिएट स्ट्रगल, ये हमें देखने मिलता है। थर्ड सेक्शन में सोशलिज्म का क्रिटिसिज्म देखने मिलता है। फोर्थ सेक्शन में कम्युनिस्ट टैक्टिक्स के बारे में पता चला है जो वो अपनाते हैं टू डील विद द पॉलिटिकल पार्टीज। ये 4 सेक्शन है जिसमें पता चलता है। इन्होंने इंडिकेट किया था कि यूरोपियन नेशंस जो है वो इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीचिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम पे, ठीक है, वो अलग अलग लेवल है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। तो उन्होंने अर्ज किया था लेबर सेक्शन को, प्रोलेटारिएट को, कि आपको बुर्जुआजी डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन करना है, आपको अचीव करना है। क्यों? जिससे आप एक ऐसे सोसाइटी में जा सकोगे जहाँ पे सोशलिस्ट ट्रांजिशन टू अ नियर इफ नॉट इन कंप्लीट सेंस, तो कहीं ना कहीं ऐसा समाज जहाँ पे सोशलिस्ट ट्रांजिशन बहुत हद तक हो चुका हो। ठीक है। इनका मानना था बाय द एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इवेंचुअली लेड टू द जिससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हो गया, लॉ हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, इससे सोशलिज्म को अचीव किया जा सकता है। एंड हर बार आपको आर्म स्ट्रगल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है टू ओवरथ्रो द ओल्ड सिस्टम। ठीक है। इवन एंजल्स ही मानते थे कि पीसफुल वे में हम अबॉलिश कर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को, बट इन केस ऐसा होता है कि प्रोलेटारिएट जाके स्ट्रगल करना शुरू करता है, रिवॉल्यूशन करना शुरू करता है, तब कम्युनिस्ट वहाँ पे जंप इन करेंगे। ठीक है। मार्क्स होते इन द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में क्रिटिसाइज करते हैं प्रोदोन के आइडियाज़ को, जहाँ पे वो एक जस्ट सोसाइटी की जस्ट एक्सचेंज की बात करते हैं कि आप कैपिटलिस्ट और प्रोलेटारिएट के बीच में कैसे रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हो कि दोनों मिल के डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इनको इतना रिसोर्सेज का एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये चीज़ के बारे में बोलते हैं मार्क्स कि ऐसा नहीं पॉसिबल। ठीक है। क्योंकि स्ट्रगल है आइडियाज़ एंड बिलीफ का, ये प्रोदोन का कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मार्क्स के दास कैपिटल में हम देखें तो जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, नेक्स्ट वर्क इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन, और डिस्क्राइब करता है कैपिटल लेबर रिलेशन एंड मार्केट। तो इसका याद रखना, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंड डिस्क्राइब करता है कैपिटल लेबर रिलेशन एंड मार्केट। इन्होंने मेंशन किया था, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि जो आपका वेज लेबर है वो काम बहुत ज़्यादा करता है, बट उसको उसके बदले जितनी सैलरी या वेज मिलती है वो बहुत कम है। वो प्रॉफिट ज़्यादा कमवा कर दे रहा है मालिक को, ओनर को, रिसोर्सेज का, फैक्टर्स प्रोडक्शन के ओनर को ज़्यादा दे रहा है, बट जो एक्चुअल फैक्टर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व लेबर मास है वो जितना वर्क करा उसको उतने उसके बदले उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उतना वेज नहीं मिल रहा, और जो उसको मिल रहा है वो इतना ही काफ़ी है कि वो खुद जीवन जी सकता है और अपने फैमिली को जीवन जी दे सकता है।
मतलब एग्जिस्टेंस हो सकती है, सब्सिस्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ फैमिली, बस इतनी सी, राइट. सो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट टू कंप्लीट इन नाउ. सो व्हाट विल डू इज कि हम इसे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, राइट. सो आज के लिए हम यहीं पर आज पर यहीं रखते हैं. Again, before ending this video lecture, I do request you all to please like, comment, share and subscribe. आपको सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब सेक्शन में मिल जाएंगे. मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ कुछ कुछ अपडेट्स. आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं @unearthhistory. ऑल्सो इन केस अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपको सारे बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड किए जा चुके हैं, राइट. एंड अगेन पढ़ते रहिए. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बाकी सेशन को कवर अप करूँगा. अगर आपको किसी भी तरीके की फीडबैक भी देनी जिससे मैं अपने वीडियो लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकूँ, जस्ट प्लीज़ डू लेट मी नो, राइट. तो पढ़ते रहिए. थैंक यू. जय हिंद.